वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, इसका ये पार्ट देखेंगे सबसे पहले। कंसिडर 3 पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है, जहां पर अल्फा बीटा और साइन कॉस में कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है। वेयर अल्फा बीटा थीटा हमारा कहाँ से कहाँ है, 0 से π/4 के बीच। और ऑप्शन में हमारा क्या बोल रहा है, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट आर क्यू, क्यू लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी आर लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट क्यू पी क्यू आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है हमारा, कि एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। अगर पी क्यू आर कोलिनियर, इसका मतलब क्या है कि एक ही लाइन पे लाई कर रहा है हमारा पॉइंट। और नॉन कोलिनियर का क्या मतलब हो गया, एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, सिंपल। तो यहाँ पर मान लेते हैं पी क्यू आर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। अब एक ही लाइन पे लाई नहीं करेगा मतलब ट्राइंगल फॉर्म करेगा। मान लेते हैं पी को x1 y1, और q को मान लेते हैं x2 y2, और r को मान लेते हैं x3 y3। और इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस ये जो ट्राइंगल बनेगा हमारा, उसका एरिया हमारा क्या होगा, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और मॉड लगाते हैं यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया मतलब पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो मॉड लगा दिया यहाँ पर। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वो लीनियर है या नहीं है, इससे कैसे पता चलेगा, देख लेंगे यहाँ पर। अगर इसका वैल्यू हमारा 0 आ गया, मतलब ट्राइंगल का एरिया 0, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तीनों पॉइंट, इसका वैल्यू 0 होने का क्या मतलब है कि तीनों पॉइंट हमारा एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एरिया हमारा कैसा है, पी क्यू आर से बनने वाला ट्राइंगल का 0। और नॉन जीरो आया मतलब ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया है, मतलब इस तरह का बनेगा। यहाँ पर देख लेंगे। एरिया 0 होने का क्या मतलब है, इसे मान लेते हैं डी। एरिया 0 होने का क्या मतलब है कि डी का वैल्यू हमारा 0 है। डी 0 हुआ मतलब तीनों पॉइंट हमारा कैसा होगा, को लीनियर, सिंपल। और डी हमारा नॉन जीरो आ रहा है, मतलब ट्राइंगल जैसा बन रहा है हमारा। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट हमारा कैसा है, को लीनियर। तो डी चेक कर लेते हैं, डी क्या आ रहा है हमारा। तो यहाँ से डी हमारा क्या बन जाएगा, x1 हमारा हो जाएगा माइनस साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बार बार आ रहा है, तो उसे थोड़ी देर के लिए हम फाई मान लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ फाई माइनस अल्फा, नहीं बीटा माइनस अल्फा को फाई माने ना, तो सिंपल सिंपल साइन ऑफ फाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ फाई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ फाई। और ये एक्स, सबसे पहले x1 लिख लेते हैं, x1 y1 लिख लेते हैं। तो ये x1 हो गया, और y1 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस बीटा, और यहाँ पर 1। x2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ फाई, और y2 हमारा क्या हो जाएगा, साइन बीटा, और इधर 1। और x3 हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ फाई प्लस थीटा, सॉरी साइन नहीं कॉस है ना, कॉस ऑफ फाई प्लस थीटा। और y3 हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा, ठीक है। और इधर 1। तो ऐसा करते हैं ना, इसे खोल के लिख देते हैं रो 3 को। तो रो 3 को हम खोल के लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, खोल के लिखने का क्या मतलब है कि कॉस फाइव प्लस थीटा है ना, तो इसे हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर साइन बीटा माइनस थीटा है, तो उसे भी हम ब्रेक करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा साइन फाइव कॉस फाइव, और कॉस ऑफ फाइव प्लस थीटा हमारा क्या बन जाएगा, कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस साइन फाइव साइन थीटा। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, माइनस इधर आ जाते हैं, कॉस ऑफ बीटा, और यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ बीटा, और यहाँ पर क्या है हमारा, साइन ऑफ बीटा माइनस थीटा, मतलब साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा साइन थीटा। और इधर तो 1 1 है ही, 1 1 है ही। और यहाँ पर ऐसा करते हैं हम, ये बन गया हमारा, और तो कुछ एक्सपेंड नहीं कर सकते यहाँ पर। ऐसा करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। नंबर 1, रो 3 में क्या माइनस करेंगे तो फायदा होगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं साइन फाइव, और यहाँ पर भी साइन फाइव। तो ऐसा करते हैं साइन थीटा टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस कर देते हैं, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस फाइव दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं माइनस कर देते हैं
कॉस थीटा टाइम्स ऑफ रो टू। तो ऐसा करने पर यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इधर लिखेंगे, यहाँ पर बन जाएगा हमारा इधर तो माइनस साइन फाई, इधर कॉस फाई, और इधर बन जाएगा हमारा जीरो, दोनों कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉस बीटा साइन बीटा, और यहाँ पर भी देख सकते हैं हम क्या माइनस किए थे हम, माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ रो वन, तो ये कैंसिल, और माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ रो टू, तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, जीरो, और इधर वन वन, और इधर क्या जाएगा हमारा वन माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ रो वन, मतलब साइन थीटा टाइम्स ऑफ वन माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ रो टू, और रो टू हमारा है वन। तो ये हमारा आ गया फाइनली डिटर्मिनेंट। अब इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और इधर माइनस प्लस। तो हम रो थ्री से खोलेंगे इसे, तो रो थ्री से खोलने पर क्या बनेगा हमारा, ये देखेंगे यहाँ पर दो बार तो हमारा जीरो है, तो इन दोनों से तो कुछ आएगा नहीं, इन दोनों से कुछ हाथ नहीं लगेगा, तो यहाँ से सिर्फ बनेगा हमारा, क्या बनेगा, वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या बनेगा अंदर में, क्या है हमारा इधर साइन, इधर क्या है हमारे पास, क्या बनेगा माइनस साइन फाई साइन बीटा, अंदर में लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन फाई साइन बीटा, और क्या बनेगा हमारा, इधर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस फाई कॉस बीटा, प्लस कॉस फाई कॉस बीटा। तो ये आ गया फाइनली हमारा डी। अब चेक करेंगे इसका वैल्यू जीरो हो सकता है या नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा अगेन क्या बन जाएगा, इधर तो है हमारे पास वन माइनस, ऐसा करते हैं इसे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा क्या बन गया, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस ऑफ फाई प्लस बीटा। तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही, ठीक है। और फाई हमारा क्या था, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस फाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस फाई की जगह पे अगर हम बीटा माइनस अल्फा जो हम एज्यूम किए थे अगर वो रख दे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ऑफ टू बीटा माइनस अल्फा बन जाएगा। फाई का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए क्या, बीटा माइनस अल्फा, तो ये हमारा बन गया। अब इसका वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, कॉस जीरो हमारा कहाँ पे होता है, कॉस जीरो होता है हमारा टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ पाई बाई टू पे, मतलब टू बीटा माइनस अल्फा अगर हमारा टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ पाई बाई टू हुआ तभी इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। और चेक करते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, टू बीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बीटा का वैल्यू टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर प्लस अल्फ़ा बाई टू, और देखेंगे यहाँ पर टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ पाई फोर, मतलब अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से कहाँ था हमारा, जीरो से पाई फोर के बीच, तो ऐसा करते हैं यहाँ से जीरो से पाई बाई फोर लिख लेते हैं। तो मतलब ये हमारा क्या बन गया, बीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ पाई बाई फोर प्लस जीरो से पाई बाई एट। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, बीटा जीरो से पाई फोर यहाँ से कुछ आएगा क्या, देखते हैं। टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ पाई फोर मतलब पाई बाई फोर, थ्री पाई फोर, और अगर माइनस में लिया जाए तो माइनस पाई फोर माइनस थ्री पाई बाई फोर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाई फोर में कुछ ऐड करेंगे तो वो पाई फोर से ज़्यादा ही होगा, और हमें पता है बीटा कहाँ से, जीरो से पाई फोर, तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। पाई बाई फोर में आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो पाई फोर से बड़ा ही आएगा ना, जबकि हमें इस क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था कि बीटा का वैल्यू कहाँ है, जीरो से पाई फोर, तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये भी पॉसिबल नहीं है, माइनस पाई फोर में आप ऐड करेंगे जीरो से पाई बाई एट तो वो तो निगेटिव ही रहेगा, जबकि बीटा का वैल्यू हमारा जीरो से पाई फोर है, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। बीटा का वैल्यू पॉसिबल नहीं है ऐसा, मतलब कॉस का वैल्यू कभी जीरो होगा ही नहीं। तो कॉस का वैल्यू कॉस टू बीटा माइनस अल्फा कभी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस टू बीटा माइनस अल्फा कभी भी जीरो हमारा होगा नहीं। और ये जीरो हो सकता है क्या, साइन चेक कर ले रहे हैं, ये जीरो कब होगा, जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो, वन। ये पॉसिबल है क्या, देखते हैं यहाँ पर। ऐसा करते हैं ना, बोथ साइड, ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसा करते हैं वन बाई रूट टू से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉस थीटा
कॉस पाई 4 प्लस साइन थीटा प्लस साइन पाई 4 मतलब कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4, और इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 4। और तो यहाँ से हमारा आ गया थीटा माइनस पाई बाई 4। ये तो हमें लिखना आना चाहिए, टिग्नोमेट्री में तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, 2n पाई। अगर प्लस के साथ खोले तो ये प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा, और माइनस के साथ खोले तो क्या बनेगा, 2n पाई माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दो तरह का हम देख सकते हैं, दो तरह का वैल्यू आ रहा है थीटा का, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, देखेंगे यहाँ पर टू थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, इसे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2n पाई, और क्या आया था 2n पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2। देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। 2n पाई मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या फिर माइनस 2 पाई। लेकिन थीटा का वैल्यू तो 0 से पाई 4 है, तो ये तो रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा, तो यहाँ से भी कोई भी थीटा नहीं मिलेगा हमें। और यहाँ से अगर बात करें तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2, या फिर पाई बाई 2, या फिर माइनस 3 पाई बाई 2। तो यहाँ से भी देख सकते हैं ये भी हमारा, और इधर तो बढ़ता ही चला जाएगा 5 पाई बाई 2। तो ये भी हमारा 0 से पाई बाई 4 के बीच, इनमें से भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। मतलब किसी भी थीटा या फिर किसी बीटा अल्फा के लिए इसका वैल्यू 0 हमारा होगा नहीं। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं डी हमारा कैसा है, नॉन जीरो। अब डी नॉन जीरो है तो पॉइंट कैसा है हमारा, ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब नॉन कोलिनियर, मतलब नॉन कोलिनियर। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पी क्यू आर हमारा कैसा है, नॉन कोलिनियर। ए बी सी फिर चेक करने का जरूरत ही नहीं है, जब नॉन कोलिनियर है तो लाइस का बात ही नहीं आता है यहाँ पर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पी क्यू आर नॉन को लीनियर आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 का हम डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, और 3 इक्वेशन दिया हुआ है हमें, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सॉल्यूशन का बात चल रहा है। तो इक्वेशन दिया हुआ है ना हमें, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमारा कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले डी चेक करेंगे। डी हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, और माइनस 2 1 माइनस 3, माइनस 2 1 और माइनस 3, और यहाँ पर 3 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 और 4। तो ये हो गया हमारा डी। डायरेक्ट ओपन करते हैं इसे, क्या बनेगा हमारा 4 माइनस 6, और यहाँ पर आ जाए माइनस माइनस प्लस 2, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 3, अंदर में क्या बनेगा हमारा 3 माइनस 1। तो ये हमारा बन गया माइनस 2, और यहाँ से क्या आ रहा है हमारा माइनस 4 प्लस 2 मतलब माइनस 2 मतलब माइनस 4, और यहाँ से प्लस 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका डी का वैल्यू 0 आ रहा है, और हमें पता है कि अगर डी का वैल्यू 0 आ गया मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए डी एक्स डी वाई डी जेड सबको 0 होना पड़ेगा। अगर डी एक्स डी वाई डी जेड में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चेक करेंगे यहाँ पर कि डी एक्स डी वाई डी जेड क्या आ रहा है हमारा, उसी से पता चला इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो सबसे पहले अगर डी एक्स का बात करें तो डी एक्स हमारा क्या बन जाएगा, -1 के और इधर 1, और बाकी सेम एज इट इज ही रहने देते हैं जो डी में था, 1 माइनस 3, और इधर 3 माइनस 2 4। तो ये हमारा बनेगा -1, अंदर में क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस 6, और इधर प्लस 2, अंदर में क्या बनेगा हमारा 4 के माइनस माइनस प्लस 2, और इधर क्या बनेगा हमारा 3, अंदर में क्या बनेगा हमारा -3 के, और इधर -1। तो ये हमारा बन गया 4 माइनस 6 मतलब -2, और बाहर में माइनस है तो मतलब +2, और यहाँ से क्या बनेगा 8 के और +4, और इधर से हमारा क्या आ गया -9 के -3। तो यहाँ से हमारा आ गया -के
4 + 2 6, 6 - 3 + 3। तो यहाँ से देख सकते हो डी एक्स हमारा क्या आ गया, -k + 3। आगे बढ़ेंगे, डी वाई देखेंगे। अगर डी वाई का बात करें तो डी वाई हमारा क्या आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर -1k1। तो यहाँ पर तो -1k1 लिख दिए हम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और जो डी में क्या क्या था, इधर 1 - 1 1, तो इधर 1 - 1 1। आगे बढ़ेंगे, और इधर 3 - 2 4, 3 - 2 4। ये हो गया हमारा डी वाई। और डी जेड हमारा क्या हो जाएगा, डी जेड भी देख लेते हैं, 1 - 1 1, और यहाँ पर -1k1, और यहाँ पर क्या था हमारा डी में, -2 1 -3, -2 1 और -3। तो ये हमारा बन जाएगा, दोनों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, इधर अंदर आएगा 4k -+2, और इधर -+1, और अंदर में -4 -+2, हाँ -+2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, अंदर में क्या आएगा हमारा -1 और -k। तो ये हमारा बन गया 4k -3, यहाँ से आ जाएगा हमारा -3k। अच्छा ओपन ही कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है हमारा, 4k + 2, और यहाँ पर -4 + 2 मतलब -2, और यहाँ से -3 -3k। तो यहाँ से आ गया हमारा k -3, ठीक है। और dz को अगर हम निकालें तो यहाँ से अंदर में क्या आएगा, 1 -+3k, और इधर -+2, अंदर में क्या आएगा हमारा -1 -k, और इधर -1, और अंदर में क्या आएगा हमारे पास 3 -1। तो ये हमारा बन गया 1 + 3k, और यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2। तो ये हमारा बन गया k, और इधर -2 मतलब -4, 1 - 4 मतलब -3। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि dx का वैल्यू 0 k = 3 पे हो जाएगा, dy का वैल्यू भी k = 3 पे 0 हो जाएगा, dz का वैल्यू भी k = 3 पे हो जाएगा। लेकिन अगर k का वैल्यू 3 हमारा नहीं हुआ तो dx dy dz हमारा तीनों नॉन जीरो हो जाएगा। अगर dx dy dz में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो हमारा नो सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर k इज नॉट इक्वल टू 3। सही है, k का वैल्यू हमारा 3 नहीं हुआ तो dx dy dz तो हमारा नॉन जीरो आ जा रहा है, और जबकि d का वैल्यू हमारा 0 है तो उस केस में तो नो सॉल्यूशन आना चाहिए हमारा। हाँ सही बोल रहा है स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर k इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये डिटर्मिनेंट, अच्छा ये तो देखा देखा लग रहा है ना, किसी से मैच कर रहा है क्या डी एस डी वाई डी जेड से। यहाँ पर 1 - 1 1, ठीक है, -1 k1, ये डी जेड है क्या, नहीं 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 डी जेड तो नहीं है, ये दोनों रो को इंटरचेंज करके लिखा है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे डी जेड देखिएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, -1 k1 3, नहीं डी जेड नहीं है, ये डी जेड नहीं है, एक सेकेंड, ये डी जेड नहीं है, ये डी वाई है, और डी वाई में इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज करके लिखा हुआ है, गौर से देखिए। 3 - 2 4 इधर है, और -1 k1 इधर लिख दिया, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो ये एक तरीके से हमारा क्या लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स ऑफ डी वाई, ठीक है। तो बोल रहा है नॉन जीरो, हाँ सही है, नॉन जीरो है, 4k इज नॉट इक्वल टू 3, हाँ सही है। तो दोनों स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सही है। यहाँ पर पढ़ेंगे एबीसीडी में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। करेक्ट बोल सकते हैं, बट पूरा तरह से ये सही नहीं है, मतलब ऐसा भी यहाँ पर लिखना चाहिए इसे, मतलब कंप्लीट तो ये हो गया ना कि डी का वैल्यू 0 हो रहा है, और ये डी वाई है, डी वाई का वैल्यू हमारा नॉन जीरो हो रहा है। और देखते हैं दूसरा में क्या बोला, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नॉट करेक्ट भी नहीं बोल सकते हैं, तो बेस्ट तो यही लग रहा है, यही लग रहा है। और सी में क्या बोला, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, गलत, दोनों सही है। ये फॉल्स एक को बोल रहा है, दूसरा को ट्रू, नहीं दोनों सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन का जहाँ तक बात है,
तो ये तो कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन अगर ए बी में से कोई एक सिलेक्ट करना हो तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन ही आप चूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा तो सही है ना, मतलब पूरा तरह सही नहीं है। और इस तरह का सवाल ना अब बनना बंद हो गया, इसी वजह से कन्फ्यूजन बहुत होता था इसमें। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता था इस तरह का, इसलिए इस तरह का सवाल तो बनना बंद हो गया है। लेकिन जब भी बनता था तो आपको बेस्ट ही सिलेक्ट करना ज़्यादा सही है, और यहाँ पर कोई एक ही सिलेक्ट करना था। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन आप बोल सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ना यहाँ पर डी वाई, ये एक तरह से बोल रहा है डी वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन कंप्लीट ये भी बोलना चाहिए कि डी जीरो है, उसके बाद बोलना चाहिए था कि डी वाई नॉन जीरो हो रहा है, तब करे ज़्यादा सही लगता है यहाँ पर। ऐसे आप ए को ही सही मान के चलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर वन का आप बी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, और थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, जीरो से पाई के बीच, ठीक है। फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और तीन इक्वेशन दिया हुआ है हमें, हैव अ सॉल्यूशन एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट विथ वाई नॉट जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो इज। तो यहाँ पर हम देखें, अच्छा यहाँ पर कुछ खास बात है, देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी वही बनेगा। इसे अगर आप अच्छे से लिखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, एक्स वाई जेड साइन थ्री थीटा इक्वल टू टू जेड कॉस थ्री थीटा प्लस टू वाई साइन थ्री थीटा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्स वाई जेड साइन थ्री थीटा है, तो और इधर ये लिखा हुआ है, तो इसे मान लेते हैं हम नंबर वन, और इसे नंबर टू, और इसे मान लेते हैं नंबर थ्री, ठीक है। नंबर वन इधर लिख दे क्या, इधर लिख देते हैं नंबर वन। तो यहाँ पर अगर आप सबका लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, हाँ अच्छा इधर राइट में लिखा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब सेम ही है ना, सब साइन थ्री एक्स वाई जेड टाइम्स ऑफ साइन थ्री थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम टू एंड थ्री वी गेट, ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, मतलब टू जेड कॉस थ्री थीटा प्लस टू वाई साइन थ्री थीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारे पास, वाई प्लस टू जेड कॉस थ्री थीटा प्लस वाई साइन थ्री थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, टू जेड कॉस थ्री थीटा, यहाँ पर भी टू जेड कॉस थ्री थीटा है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ गया वाई टाइम्स ऑफ कॉस थ्री थीटा, और यहाँ पर वाई साइन थ्री थीटा है, और इधर से एक जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो और वाई दोनों में कॉमन, तो वाई को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस साइन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का क्या मतलब, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि वाई नॉट जेड नॉट नॉन जीरो है, मतलब वाई नॉट भी नॉन, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाई नॉट भी हमारा क्या है, नॉन जीरो। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं ये तो जीरो हमारा हो नहीं सकता, तो बचा ये वाला, यही जीरो होगा हमारा, तभी पॉसिबल है। मतलब कॉस थ्री थीटा इक्वल टू साइन थ्री थीटा, और इसे सेटिस्फाई भी करना चाहिए, पहला इक्वेशन का तो हम इन्वॉल्व भी नहीं किए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ कॉस थीटा साइन थीटा आप बराबर करेंगे तो यहाँ से वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड आ रहा है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इससे। तो यहाँ से देख लेंगे थीटा का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज पूछा है, ये भी नहीं पूछा है थीटा का कौन कौन सा वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन थ्री थीटा, देख लेते हैं कब कब इक्वल आ रहा है, और थीटा का वैल्यू क्या बोल रहा है, जीरो से पाई, तो थ्री थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, जीरो से थ्री पाई, तो जीरो से थ्री पाई के बीच देख लेते हैं साइन और कॉस कब हमारा बराबर हो रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा, साइन और कॉस का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, साइन का तो ये होता है ना, ये क्या बन गया यार, अच्छे से बनाएंगे, साइन का ये क्या हो रहा है, हाँ कुछ इस तरह का होगा, जीरो पाई पे जीरो होता है, टू पाई पे जीरो होता है, और थ्री पाई पे भी जीरो होता है, हमें जीरो से थ्री पाई ही देखना है, जीरो से थ्री पाई ही देखना है, तो ये हमारा बन गया पाई टू पाई। अब कॉस का हमें बनाना होगा, कॉस का कैसा होता है हमारा, जीरो पे क्या होता है वन, और पाई बाई टू पे जीरो होता है, और पाई पे कितना होता है हमारा माइनस वन, और
3π/2 पे तो क्या होता है हमारा 0, और 2π पे अगेन 1, और 3π/2 पे अगेन 0, और 3π पे -1। तो ये हो गया हमारा π/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3π/2। नीचे ही लिख लेते हैं। ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, कॉस और साइन का दोनों, तो थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व तो ऐसे भी होगा, लेकिन ग्राफ आसान रहेगा तो आसानी से हमें दिख जाएगा। और ये हमारा क्या है 2π + π/2, मतलब 5π/2, और ये तो हो गया हमारा 3π। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कब कब इक्वल हो रहा है हमारा, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, टोटल तीन जगह पे बराबर हो रहा है हमारा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3θ = ये क्या है हमारा π/2। तो एक तो हो गया हमारा π/2, और ये क्या है हमारा पाई प्लस, ये हमारा था कितना था, ये π/4 था, सॉरी, साइन कॉस का वैल्यू π/4 पे, ये π/2 पे तो 0 हो रहा है ना, हाँ 3π/2, ये 5π/2, तो एक π/4 पे होगा हमारा, और ये पाई प्लस π/4 मतलब 3π/4, और साइन कॉस का वैल्यू कहाँ पे होगा 2π + π/4 मतलब 2π + π/4 मतलब 9π/4, 9π/4। तो इन जगह पर हमारा वैल्यू इसका बराबर होता है साइन और कॉस का। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू इधर आ जाएंगे। थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3 को उस तरफ भेजेंगे मतलब π/12, 3π/12, 9π/12, ये 3 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ वैल्यूज ही पूछा है, तो 3 हो जाएगा। तो बेसिकली इसके लिए आपको इसका कर्व याद होना चाहिए, साइन और कॉस का। तो साइन का बना लीजिए, कॉस का बना लीजिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो 0 से π/2 के बीच तो हमें पता है कि π/4 पे सेम होता है, तो उससे आप यहाँ पर पता कर लेंगे। π/4 हो गया आपका, और फिर ये आपका हो जाएगा पाई प्लस π/4 मतलब 3π/4, नहीं पाई प्लस π/4 तो आपका 5π/4 हो गया, ये गलत लिख दिया मैंने, ये सही कर लीजिएगा, 5π/4, और उसके बाद 2π + π/4, तो 2π + π/4 आपका कितना हो गया 9π/4, ये सही है, ये सही है 9π/4। तो यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, π/12 5π/12, ये 3π/12 नहीं होगा आपका, 5π/12 होगा, और 9π/12 अब सही है। तो फाइनल हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हमसे थीटा तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा, अभी तो हम एग्जाम में नहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, अभी तो ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 वैल्यूज, तो यहाँ पर आप क्लियरली बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन, और यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं ना हम, नंबर वन ऐसा करते हैं, रो 3 में माइनस कर देते हैं रो 2। तो ऐसा करने पर यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, लिख लेंगे इधर, रो 3 में आप रो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका x² - y² के फॉर्म में बना, तो मतलब x + y x - y, तो x - y तो आपका 1 आ जाएगा, और x + y 5 + 2 अल्फा आ जाएगा, 5 + 2 अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 + 4 अल्फा, और यहाँ पर 5 + 6 अल्फा। और दूसरा ऑपरेशन ऐसा करिए ना, आप लगा दीजिए रो 2 में माइनस कर दीजिए रो 1। तो ऐसा करने पर यहाँ पर 3 + 2 अल्फा, और यहाँ पर 3 + 4 अल्फा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 + 6 अल्फा, और यहाँ पर तो 1 + अल्फा का स्क्वायर, 1 + 2 अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 + 3 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ नंबर 3 ऐसा करिए, कॉलम 3 में माइनस कर दीजिए कॉलम 2। तो ऐसा करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, जब आप इसे माइनस करें तो x² - y² फॉर्म बनेगा, तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 + 5 अल्फा क्या बनेगा हमारा, 2 + 5 अल्फा, और माइनस करेंगे तो अल्फा,
तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2+5 अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो इसे हटाकर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2+5 अल्फ़ा और बाहर में अल्फ़ा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 अल्फ़ा। अगेन नंबर 4 ऑपरेशन, कॉलम 2 में ऐसा कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कॉलम 1। तो ऐसा करने पर ये क्या बन जाएगा हमारा x+y x-y क्या बनेगा हमारा 2+3 अल्फ़ा, 2+3 अल्फ़ा और अल्फ़ा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना 2+3 अल्फ़ा और अल्फ़ा आ जाएगा इधर, और इधर 2 अल्फ़ा, और इधर भी क्या आ जाएगा हमारा 2 अल्फ़ा। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा करिए ना, यहाँ से अल्फ़ा बाहर आप निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा बाहर आ गया, और कॉलम 2 से भी आप अल्फ़ा बाहर निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा यहाँ से गायब कर दीजिए। अब ऐसा करते हैं नंबर 5th ऑपरेशन, रो 3 में माइनस कर दीजिए रो 2। तो ऐसा करने पर यहाँ पर क्या बनेगा 5+2 अल्फ़ा, तो यहाँ पर 2 बनेगा, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाहर है, और अंदर में क्या बनेगा 2, और ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा हमारा 4+6 अल्फ़ा -4 -10 अल्फ़ा। ठीक है, और इक्वल टू -648 अल्फ़ा दिया हुआ ही है। यहाँ से आगे अल्फ़ा स्क्वायर, और अंदर में क्या बना है हमारा 2, अंदर में 4 4 कैंसिल, 6 -10 मतलब -4 अल्फ़ा, इक्वल टू -648 अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा आ गया -8 अल्फ़ा क्यूब इधर -648 अल्फ़ा, इक्वल टू -648 अल्फ़ा। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 8 अल्फ़ा क्यूब -648 अल्फ़ा इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम 8 अल्फ़ा बाहर निकाल दें तो अंदर में बनेगा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर -81 इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो अल्फ़ा 0 हो जाए, या फिर अल्फ़ा स्क्वायर -81 0 हो जाए। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा अल्फ़ा इक्वल टू 0, या फिर अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू 81। अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू 81 मतलब अल्फ़ा का वैल्यू +9 या फिर -9। तो यहाँ पर तो 0 है नहीं, तो बचा कौन सा 9 और -9। तो 9 और -9 दोनों करेक्ट हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट होगा ये। मतलब आप अगर आप सही करते तो आपको 4 नंबर मिलता, और आप गलत करते तो आपको -2 नंबर मिलता, मतलब 50%। सही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया आपका बी और सी ऑप्शन करेक्ट। ये 4 +4 -2 सही था क्या? हो भी सकता है +4 -2, देखेंगे हो -1 होता था या -2, ये अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है, बट जो भी है निगेटिव मार्किंग था इसमें, और मल्टीपल करेक्ट है। ये -2 का मतलब निगेटिव है क्या? जो भी है यार, हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा आंसर क्या है बी और सी, ये फाइनल है। इसके अलावा कुछ भी आप अगर मार्क करते तो वो गलत होगा, चाहे उस पर जो भी मार्किंग हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए लेमडा एम बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इक्वेशन हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत ही आसान है यार, सिर्फ एक्स और वाई में है हमारा, मतलब 2 ही वेरिएबल हैं। 2 वेरिएबल को तो हम कुछ समझते ही नहीं है ना, वैल्यू भी नहीं करते उसका। देखते आगे क्या पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अच्छा, 2 वेरिएबल में है यहाँ पर, और हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं। तो A3 और इधर क्या जाएगा 2 -2, 2 माइनस नीचे में क्या जाएगा -2, जो कि क्या होता है हमारा -1। ठीक है, और इधर क्या है लेमडा म्यू। इसका यूनिक सॉल्यूशन आया, इसके लिए ये दोनों हमारा A/3 और 2/-2 मतलब -1, ये हमारा बराबर ना हो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू -3 पे ये कैसा देगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन।
तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हुआ है। बी ऑप्शन में यही बोल रहा है शायद, ए इज नॉट इक्वल, इफ ए इज नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। हाँ सही है, लेमडा म्यू पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ पर अगर a/3 हमारा बराबर हो गया -1 के, तो हम चेक करेंगे कि आगे का क्या हाल है, मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं, मतलब लेमडा अपॉन म्यू -1 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a इक्वल टू -3, तो a इक्वल टू -3 पे हम चेक करेंगे लेमडा अपॉन म्यू -1 के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बराबर नहीं है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर a का वैल्यू -3 है तो यहाँ से दो बात निकलेगा, या इसके बराबर हो या फिर लेमडा अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू -1 हो। अगर ऐसा हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब लेमडा इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू माइनस म्यू, मतलब लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा कैसा आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ से हमारा लेमडा प्लस म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सिंपल। तो यहाँ पर लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 दिन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ सही है, फॉर ए इक्वल टू -3। और डी में क्या बोल रहा है, इफ लेमडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 दिन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर ए इज इक्वल, फॉर ए इक्वल टू -3। हाँ ये भी सही है, तो बी सी डी तो सही है। और ए में क्या बोल रहा है, एक और पढ़ लेते हैं, इफ ए इक्वल टू -3 देन द सिस्टम ऑफ, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड म्यू। नहीं, ए इक्वल टू -3 और लेमडा और म्यू में चेक करेंगे कि लेमडा माइनस म्यू के बराबर है कि नहीं, उसी पे फिर डिसाइड होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो बी सी डी तो सही हो गया, ए गलत। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी सी डी। तो इस तरीके से ये भी मल्टीपल है, और माइनस मार्किंग है कि नहीं ये तो पता नहीं अभी, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू r फॉर विच, और ये हमारा दिया हुआ ठीक है, इक्वल टू 10 इज। अच्छा, x बिलोंग्स टू r। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको तुक्का मारना होता तो आप क्या मारते, मतलब x इक्वल टू 1, x मतलब पावर 1 2 3। जनरली कोई भी सोचेगा कि अगर 1 से 10 तक अगर आपको मारना हो, तो अगर भरने का हो 1 से लेकर, नहीं 9 तक भरने का होता था उस समय, 0 से 9 तक, तो कोई भी 1 2 3, तो अगर इसे ओपन करे तो पावर 3 से तो ज़्यादा ही होगा। कोई भी सोचेगा 3 4 5 में से कोई भी एक मार देते हैं, लेकिन हमारा तुक्का सही होता है कि नहीं, वो तो सही सॉल्व करके पता चलेगा। तुक्का गलत भी हो सकता है, 1 2 तो कोई सोचेगा भी नहीं ना। फिर भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसे जब ओपन करेंगे तो हाईएस्ट पावर आपका क्या आएगा, एक्स का पावर 6, तो 6 हो सकता है। 1 2 तो कोई सोचेगा भी नहीं कि हाईएस्ट पावर 6 होगा, तो उसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुक्का मारना हो तो आप 3 मारिए 4 मारिए, फिर तो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एग्ज़ाम में तो तुक्का वही मारेंगे जिन्हें नहीं सॉल्व करना आता हो। तो हमें सॉल्व करना आता है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करते हैं ना, इसे ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो ऐसा करते हैं, इसे लिख देते हैं x 2x, और यहाँ पर 3x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, मतलब इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और 9x स्क्वायर है तो इसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 1 1, 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं ना, तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे, x 2x 3x, एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब 2x का क्यूब और 3x का क्यूब, ये लिखा हुआ है इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, इन दोनों रो को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब सॉरी कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को। तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, x 2x और 3x। ऐसा करने पर एक माइनस साइन बाहर आएगा। अब ऐसा करते हैं ना, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। और यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, रो 1 से x हम बाहर निकाल लेते हैं, इसे 10 थोड़ा दूर में ही लिखते हैं यार,
रो 1 से x हम बाहर निकाल लेते हैं, और रो 2 से 2x हम बाहर निकाल लेते हैं, और रो 3 से 3x हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1x एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, x एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2x बाहर निकाले हैं तो ये 1, ये 2x, और ये 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 1, और यहाँ पे 3x, और यहाँ पर 3x का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। अब अच्छा, इसे अरेंज किए ही नहीं ना, इसे अरेंज भी तो कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, इन दोनों को पहले हम रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज किए थे, तो इसे एक बार और इंटरचेंज करते हैं। नहीं यार, शायद हम कर चुके थे। ये था क्या यार, भूल गए हम। कोई बात नहीं फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे था हमारा, फिर से लिखते हैं यार, क्या था यहाँ पे। ये क्या था ओरिजिनल हमारा, x 2x 3x एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, इधर 1 1 1। तो हम कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज किए थे, तो एक माइनस साइन बाहर आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1, और इधर क्या आ जाएगा, x 2x, और इधर 3x। ये 2x अच्छे से लिख लेते हैं, और ऐसा करते हैं एक बार फिर से, कॉलम 2 और 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इधर x, इधर क्या आ जाएगा 2x, और इधर 3x, और इधर हो जाएगा स्क्वायर हमारा, इधर हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ये राइटिंग कितना गंदा लिख रहे हैं यार हम। और ऐसा करने पर एक माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसे ओपन करेंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। 1x स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का क्या होता है हमारा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पर वो लगाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स माइनस 2x। क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस 2x, एक्स माइनस 2x लिखेंगे यहाँ पर, एक्स माइनस 2x, और 2x माइनस 3x माइनस एक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। प्लस इधर भी अगेन रिपीट करेंगे, x माइनस 2x माइनस 3x, सेम ही चीज़ लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3x माइनस एक्स, और ये भी तो है हमारा x 2x 3x इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस एक्स, और यहाँ से भी माइनस एक्स, और यहाँ से 2x, प्लस इधर भी अगेन माइनस एक्स 2x, और इधर x 2x 3x इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारा आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x3, और यहाँ से 3 6 12 प्लस 12 x का पावर 6, और इधर क्या है 10। तो ये हमारा बन गया 12 x का पावर 6 प्लस 2x3 माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसा करते हैं ना, x का पावर 3 को हम t मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 12t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 10 इक्वल टू 0, और 12t अगर हम कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा t प्लस 1, और इधर से माइनस t अगर हम कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, सॉरी माइनस 10 कॉमन ले लिए यहाँ पर, अंदर में क्या बचेगा t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारा 12t माइनस 10, और यहाँ से t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू निकल के आया। t का एक वैल्यू आ जाएगा आपका 10/12, और दूसरा -1। और t हमने किसे माना था, इधर आ जाते हैं, t हमने किसे माना था, x³ को। तो x³ का 2 वैल्यू निकल के आया 12/10 और -1। तो x का यहाँ से एक वैल्यू मिल जाएगा, x³ हमारा 12/10 है, तो यहाँ से x का एक वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ से x का एक वैल्यू मिल जाएगा। टोटल हमारा x का 2 वैल्यू मिला है। अब x का 2 वैल्यू मिला है, रियल के लिए बात हो रहा है, तो 2 वैल्यू यहाँ से आ रहा है, और हमसे पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू R फॉर विच ये तो सिर्फ 2 ही वैल्यू निकल के आ रहा है यार, यहाँ से तो सिर्फ 2 ही वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है।
तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा 2। तुक्का यहाँ पर 2 मारेंगे तो आपका सही होगा। भाई सॉल्व करके ही देख लिए क्या हो गया। ये पहले वाले पार्ट में हमने नहीं, अच्छा इसी का बात कर रहे थे ना। हाँ, इसमें हम शायद तुक्का 3 4 5 6 सोच रहे थे, आया क्या 2, मतलब गलत ही हो जाता। हालांकि इस तरह का सवाल में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नहीं फिर भी आपका तुक्का सही नहीं होता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट पी बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, ठीक है, सच दैट ऑल द एंट्रीज इन पी आर फ्रॉम द सेट -1 0 1, ठीक है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पी इज। तो 3 into 3 मैट्रिक्स बोल रहा है और बात कर रहा है डिटर्मिनेंट का, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही लिखते हैं। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2। मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है मानना, हटाते हैं इसे, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है A1 A2 A3। रो में हम मानते हैं A1 A2 A3। आप चाहे तो कैसे ही मान सकते हैं, आप XYZ PQR रोहन सोहन कुछ भी मान सकते हैं, मानना ही है ना। और इधर C1 C2 C3 इस तरीके से मान लिए, और इसका हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है। और A1 A2 A3 हमारा क्या हो सकता है, -1 0 और 1 यहाँ पर दिया हुआ है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो अगर इसे हम ओपन करके लिखें सारस मेथड से, अगर इसे हम ओपन करें तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। कैसे ओपन करते हैं हम, याद है आपको? देखिए इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बना, A1 B2 C3। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बना हमारा, A2 B3 C1। और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बना हमारा, A3 B1 C2। ठीक है, अब इसे इरेज कर देते हैं, हो गया। और इसमें हमारा क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब A3 B2 C1। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बना हमारा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, जो कॉर्नर पे आ रहा है ट्राइंगल का कॉर्नर पे आ रहा है हमारा, तो ये हमारा बन जाएगा A1 B3 C2 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बना हमारा, A2 B1 C3। तो इस तरीके से हम दोनों ब्रैकेट को फिल कर सकते हैं। अब हमें इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिएगा यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -1 0 1। तो इन तीनों का प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है हमारा, -1 0 1। A1 A2 A3 अगर 1 कब आएगा, जब तीनों को 1 रख दीजिए, या फिर किसी दो को -1 रख दीजिए, किसी एक को 1 रख दीजिए। 0 कब आएगा, जब तीनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या आ सकता है हमारा, -1 0 1। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें चाहिए ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए अगर ये 1 होता है, ये 1 हाँ 1 1 हो सकता है। इन तीनों का प्रोडक्ट हमारा -1 0 1, तीनों में से कोई एक हो सकता है। और ये -1 हो जाता है, ये -1 ये -1, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आता है। और क्या आता है हमारा 1 + 1 + 1 मतलब 3। और इधर क्या आता है हमारा 3 - 3 मतलब 6। और 6 इसका आंसर हो जाता है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। लेकिन एक बार हम चेक भी तो कर लेंगे ना यहाँ पर कि जिस A1 A2 A3 के लिए ये 1 आ रहा है, उसी A1 A2 A3 के लिए ये हमारा मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के लिए ये 1 आ रहा है, उस एग्जैक्टली वहाँ पर ये इसका वैल्यू -1 आ रहा है कि नहीं, देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जब पढ़ा रहे थे पहले हम, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट ब्रैकेट का जो टर्म का जो प्रोडक्ट है ना, क्या है हमारा A1 B2 C3 पहला टर्म, और दूसरा क्या है A2 B3 C1, और तीसरा क्या है A3 B1 C2। ये किसके बराबर होता है, दूसरा ब्रैकेट का टर्म का प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ से A3 B2 C1 इधर आ जाते हैं, A1 B3 C2 A2 B1 C3। ये तो इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं लेक्चर वीडियो में। तो ये होता है हमारा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हमारा बनेगा यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्या बन रहा है A1 A2 A3, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं B1 B2 B3 B1 इधर है, B2 इधर है, B3 इधर है, B3, और इधर C1 C2 C3। इधर भी सेम चीज़ ही आपका देख लीजिए A1 A2 A3, तो इसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1
B1 का है इधर, B1 B2 B3, और इधर C1 C2 C3, C3 किधर है, इधर वाला में, ठीक है। तो ये ऐसा होना चाहिए, इन दोनों का टर्म का प्रोडक्ट हमारा बराबर होता है, हमें ये पता है। लेकिन अगर आप इन तीनों को 1 1 1 मान रहे हैं, इन तीनों को अगर 1 1 1 मान रहे हैं तो ये 1 ये 1 ये 1, और इन तीनों को -1 मान रहे हैं तो -1 -1 -1। तो आप जब इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ रहा है, 1, और राइट हैंड साइड आपका क्या आ रहा है, -1 -1 -1। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेफ्ट हैंड साइड 1 और राइट हैंड साइड -1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि दोनों को बराबर आना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है कि टर्म का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा दोनों का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, दोनों वाला ब्रैकेट का प्रोडक्ट हमारा बराबर आना चाहिए, जबकि यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि जहाँ पर ये 1 आ रहा वहीं पे ये -1, जहाँ पर ये तीनों 1 आ रहा वहीं पर ये तीनों -1 आ रहा, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 6 तो नहीं हो सकता, और 6 से बड़ा तो होगा ही नहीं ना, 6 से बड़ा तो नहीं हो सकता, वो तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, ये मैक्सिमम 1 सबको मैक्सिमम भी रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो 6 से बड़ा तो ऐसे ही नहीं हो सकता, और 6 क्यों नहीं होगा वो तो यहाँ पर देख लिए। और 6 से छोटा 5 हो सकता है क्या, देखेंगे यहाँ पर, ऐसा करते हैं ना, 5 होने के लिए इनमें से अगर कोई एक 0 हो गया ना तो 5 हो जाएगा, 6 के बाद 5 4 3 2 1 चेक करते हैं, 5 हो सकता है, जिसके लिए हमें हमारा इनमें से कोई एक 0 होना पड़ेगा। तो कोई एक 0 मान लेते, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये 0 कब होगा हमारा, जब A3 B1 C2 में से कोई एक 0 हो जाए। मान लेते हैं अगर A3 भी 0 हुआ तो A3 अगर 0 हुआ तो ये वाला भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा, अगर B1 0 हुआ तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, C2 0 हुआ तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C2 है ना, इसे 0 बना देगा। तो कभी भी ये अकेला तो 0 नहीं होगा, अगर ये 0 हुआ तो इन तीनों में से कोई एक तो हमारा 0 होगा ही होगा, तो 5 तो पॉसिबल ही नहीं है फिर। अगर मान लेते हैं A3 0 है तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो 1 1 -1 -1, मैक्सिमम पॉसिबल हमारा कितना आ सकता है, 4। तो 5 तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम पॉसिबल हमारा कितना आ सकता है, 4। और 4 में देख लेते हैं, 4 में भी कोई अगर दिक्कत आ रहा है तो फिर 3 तक जाएंगे। 4 में देखते हैं 4 पॉसिबल है क्या, 1 1 -1 -1, हाँ 4 में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। देखिए 4, ये 1 कब आएगा, जब ये या तो ये तीनों 1 हो जाए, या फिर ये तीनों 1 हो जाए, या फिर इन तीनों में से कोई 2 -1 हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा करते हैं ना, A1 B2 को अगर हम -A1 और B2 को अगर हम -1 मान लिए, A1 इक्वल टू -1 और B2 इक्वल टू -1, तो ये तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर A1 से ये निगेटिव आ जा रहा है, और B2 से हमारा कहाँ गया, ये निगेटिव आ जा रहा है। हाँ हो सकता है A1 B2, ये निगेटिव आ जा रहा है, तो पॉसिबल है, हाँ 4 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, बस 4 तो पॉसिबल है, -1 आ जा रहा है। अब यहाँ अगर आप A1 को -1 मानते हैं, A1 और ये क्या है हमारा B2, ये अच्छे से लिख लीजिएगा B2। ये राइटिंग थोड़ा ख़राब है यार मेरा, एक बार सबको मैच कर लेंगे, कहीं इधर उधर तो नहीं ना हो गया। A1 B2 C3 सही है, फिर A2 B3 C1 सही है, और A3 B1 C2 सही है, और इधर अगर बात करें तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन A3 B2 C1, A3 B2 C1 सही है, और फिर यहाँ पर A1 B3 C2 सही है, A2 B1 C3 सही है, हाँ राइटिंग सही है। तो यहाँ पर हाँ हम क्या बोल रहे थे, 4 पॉसिबल है कि नहीं, 4 के लिए ऐसा करते हैं ना, इसे हटाइए, लिखने का इतना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही मान लीजिए। मान लेते हैं A1 और C3 हमारा -1 है, B2 C3 मान लेते हैं, तो A1 और C3 -1 है, तो A1 C3 अगर -1 है, लिख ले क्या, A1 -1 और C3 -1 है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव, और A2 B3 सबको आप ये 1 ही मानिए, A2 B3 C1 सबको आप 1 ही मानिए, इसके अलावा जो भी है। तो A1 अगर -1 है तो यहाँ से हमारा -1 आ गया, हाँ B3 को क्या मान लेंगे, +1, और C2 को भी क्या मान लेंगे, +1, तो ये B3 C2 ये दोनों +1 और ये -1, तो ये ओवरऑल हमारा -1 आ जाएगा, हाँ सही है। और इसे हमने माना था A1 C3 को -1 माना था ना, तो यहाँ से C3 -1 है, तो A2 और B1 को -1 मान लीजिए,
A2 नहीं, -1 नहीं, 1 1 ना, A2 और क्या बचा हमारा V1 को 1 मान लिया और C3 को हमने -1 माना है। हाँ, तो और जो बाकी बचा यहाँ पे लिखिएगा, बाकी बचा उसे हम क्या मान लेंगे, उसे 1 ही मान लेंगे। तो सिर्फ आप A1 C3 को अगर आप -1 माने ना और बाकी सबको 1, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 4 आ सकता है। तो 4 में कोई दिक्कत नहीं। 5 में क्या दिक्कत था वो आप समझ गए कि अगर एक 0 होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं 0 हमारा होगा ही। तो 6 पॉसिबल नहीं है, 5 पॉसिबल नहीं है, तो बचा क्या हमारा 4 पॉसिबल है। और इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 4 और कैसे आएगा। 4 के लिए ऐसा करिए ना, हमें मैक्सिमम चाहिए ना, तो 1 इधर 1 1 रख दीजिए, इधर -1 इधर 1 और इधर -1 रखते हैं तो वो प्लस और फिर इधर -1 और इधर कुछ भी रखिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, इधर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर तो अल्टीमेटली हमारा 0 आने वाला है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, इधर से हमारा क्या आ जाएगा 2 और इधर भी 2, तो इसका वैल्यू आपका 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 पॉसिबल है मैक्सिमम, और 5 6 पॉसिबल क्यों नहीं, वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये तो ख़त्म हो गया यार, अब बचा ही नहीं। तो ऑलमोस्ट हम सब कुछ यहाँ पर कवर कर चुके हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मतलब यहाँ तक भी आप अगर कर लिए ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पर कोशिश की है हम कि एडवांस से 1 2 लेवल ऊपर ही लेके चले, जिससे आपको एडवांस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब IIT JEE एडवांस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अलावा अगर मान लेते हैं कोई कुछ बचा हो तो वो आगे वाले लेक्चर वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।